हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 10 का सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। ये 2024-25 का रहेगा। ये सीबीएसई ने इशू किया है। जितने बच्चे हैं सब इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, सीबीएसई को फॉलो करते हो, डीओईसी हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये स्टैंडर्ड का पेपर है। बेसिक वाले भी इसे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस करेंगे और हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये कह रहा है कि जो ग्राफ है ना, पहले इंग्लिश में सुनिए। जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो पीएक्स है, वो पास होता है इस और इस पॉइंट से। तो जीरोस क्या होंगे? देखो, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी। इस तरीके से आपने देखा होगा, y = px लिखा था, ठीक है। तो 1 2 3 पर अगर टच कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे, अगर 2 पर कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे। हमें यहाँ पर जो लिखा है उसको देखना है। अगर यहाँ पर x लिखा है तो x को देखना है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर फिगर तो बनी नहीं है, तो आप इसकी फिगर बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं तो आप x को देखो। x की वैल्यू कहां पर है? एक ये दी, एक ये दी और एक ये दी, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि ये करेगा और ये करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? -6 और 6। तो डी आंसर आ गया, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें ऐसे है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर -6 0 है। मान लो देखो, ये x का -6 है, तो आपको पता है इधर माइनस होता है, तो हमने मान लिया कि ये -6 है, ये बता। और 0 -30, तो y की वैल्यू दे रखी है, माइनस जो है y का है, तो y का है तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर 4 -20 है, तो x का 4 यहाँ पर होगा, मान लेते हैं। और माइनस का 20, और जैसे माइनस ये चल रहा है माइनस का, तो यहाँ 20 इधर आ गया, ठीक है। तो ये और ये दोनों काम मिले इस पॉइंट पे डालेंगे। फिर उसके बाद 6,0 है, तो x का 6, y का जो है क्या है 0, तो x का 6 हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 माना था, 6 मान लिया, ठीक है। तो अब आप देखो, ये जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ऐसे करके, तो इसने जो एक्स एक्सिस को काटा, कहाँ काटा है? ये और ये। सिंपल आप याद रख लो, जैसे अगर जीरो पूछ रहा है, अगर यहाँ पे x लिखा है, तो x की वैल्यू कौन कौन सी? एक ये वाली है और एक ये वाली है। जब x की वैल्यू बोलेगा तो y 0 लेने होते हैं। इस वाले केस में x की वैल्यू दे रखी है, लेकिन y जो है वो यहाँ पर वो भी दे रखा है, इसलिए हम इसको लीव कर देंगे। अगर नहीं को समझ आता तो आप ग्राफ बना लेगा, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर इन्हें शून्य निकालने के लिए बोला था, तो शून्य निकालने के लिए ये हम सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, ये हम ग्राफ पर बना देंगे। और ग्राफ पर बनाने के बाद कौन सा जो पॉइंट है ना, वो एक्स अक्ष को टच करेगा, यहाँ और यहाँ टच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? -6,6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है के की वैल्यू निकालो, ठीक है। अगर ये और ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि असंगत है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, इसने बोला है कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। असंगत का फॉर्मूला क्या होता है? जो इनकंसिस्टेंट होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है A1/A2 = B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पर A1 कितना है? आप देखो, ये 3 है। B1 कितना है? माइनस का K है। हमें C लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें K निकालना है। और इनकंसिस्टेंट बोला है, तो इनकंसिस्टेंट का तो ये इक्वल होता है और ये वाला नॉट इक्वल होता है, ठीक है। इसे हम पैरेलल भी कहते हैं, असंगत समांतर भी कहते हैं। तो A कितना है? 3, B कितना है? माइनस का K, और C कितना है? यहाँ पर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। देखो, हमें हमेशा इधर रखना पड़ता है। अगर इधर लिखा है ना, तो इसको इधर सोचना है। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन हम जरा डिटेल में लिखेंगे,
तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसे रफ में करना है। हाँ फिर भी लिख लो अगर आपको नहीं पता लग रहा तो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो ए कितना है, एक्स के साथ जो होता है वो ए होता है, ठीक है। बी कितना है, बी है माइनस का के, सी कितना है माइनस का 7, और ए टू कितना है, ए टू ये है 6, बी टू कितना है हमारा यहाँ पे दे रखा 10, और सी टू कितना है हमारा माइनस का 3। अब ये जो वैल्यू है ना, ये हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 3 और 6 ले लिया, और माइनस का के अपॉन में 10 ले लिया। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें के निकालना है, पर एमसीक्यू है तो ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर पेपर छोड़ जाएगा। इसको सिम्प्लीफाई करो, माइनस का 6 के समझने के लिए कर सकते हो, 3 धाम 30, 3 10 30, तो माइनस का 6 अपॉन में आ गया, 6 से काटा माइनस का 5 आ गया, तो x इक्वल टू माइनस का 5 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। जब आप इसे एग्जाम में करो तो आप इसे रफ में टीचर को दिखा देना कि आपने करा है, और मेन जो है ना, मेन आप एग्जाम में ऐसे लिख के, जैसे पहले का आंसर क्या आया था डी, दूसरे का आंसर हमारा कितना है बी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हिंदी में भी समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब उसके बाद है थर्ड, ये कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब झूठ लिखा है यहाँ पर। इन चारों में से कौन सी बात झूठ लिखी है। देखो पहला ये कह रहा है कि जो सेकेंड लाइन होती है ना, सेकेंड लाइन कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये कह रहा है सेकेंड लाइन हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा, वृत्त के किसी बिंदु से हम खींच सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। देखो सेकेंड का मतलब क्या होता है, जब कोई सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल के अंदर से कोई लाइन से जा रही होती है ना, तो उसे हम सेकेंड कहते हैं। अगर ये एक पॉइंट पर टच करेगी तो उसे हम टेंजेंट कहेंगे, और मतलब स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा टेंजेंट कहेंगे। और अगर वो पूरा अंदर से चीरते हुए चली गई तो उसे हम सेकेंड कहेंगे, हिंदी में हम छेदक रेखा कहेंगे। क्योंकि देखो केवल आपको ये सैंपल पर करवाना मकसद नहीं है, आपको एडिशनल बताना था कि आप एग्जाम अच्छा कर पाओ। ये कह रहा है केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है एक पॉइंट पर जो सर्कल का है। बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। देखो एक सर्कल है, तो एक सर्कल पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अभी तक दोनों ट्रू है, इससे मतलब कौन सा नॉट ट्रू है। फिर कह रहा है कोड जो होती है ना, वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो ये सर्कल है, इसके 2 पॉइंट से लेकर हम जब जोड़ देंगे तो उससे क्या बनेगा, कोड बनेगा। तो कोड बिल्कुल सही है। हिंदी में बोल जीवा किसे कहते हैं, जो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने पर बनती है। तो ये सच लिखा है, ये भी ट्रू है, यानी कि लास्ट वाला आंसर इसका होगा। फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये कह रहा है अगर वृत्त के अंदर किसी बिंदु से हम केवल जो है 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, तो ये गलत बोल रहा है। अंदर चला गया ना वो पॉइंट, तो वो टेंजेंट नहीं रहता, उस पर रेखा नहीं रहेगी, क्योंकि टेंजेंट उसे कहते हैं जो सर्कल के किसी बिंदु पर एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हम लिख देंगे कि हमारा तीसरे का आंसर है डी। ठीक है, आप पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना। ठीक है, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट डॉट 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 डाल दें। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बाकी पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्या है, फोर्थ कह रहा है कि ये जो एपी है ना, ये nth टर्म दे रखा है इसका, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हिंदी में इसका सार्वंतर पूछ रहा है। देखो इसकी ना आसान ट्रिक होती है। अगर ये बोल रहा है nth टर्म है, यानी कि an बराबर हमें दे रखा है 7n-4, अगर हमें an बराबर 7n-4 दे रखा है ना, तो हमसे इसने बोला है कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमसे पूछा है डी, डी यानी कि हमसे पूछा है सार्व अंतर।
और जब हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे पता है? आप जो भी n के साथ आंसर है ना, वही कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कहलाता है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी इसको हम एक लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और आपसे कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर पूछेगा, तो आपको क्या करना है? n की जगह 1 2 3 पुट कर देना है। पहले 1 पुट करो। जब हम 1 पुट करेंगे तो इस तरीके से 7 1 7 -4 यानी कि 3 आ गया। फिर हम पुट करेंगे 2, तो 7 2 14, 14 -4 = कितना आ जाएगा? 10। फिर हम पुट करेंगे 3, तो 7 3 21, 21 में से 4 चलेगा, कितने बचेंगे? 17। अब हमसे कॉमन डिफरेंस पता है किसे कहते हैं? कॉमन, जिसका डिफरेंस सेम होता है। आप तो 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। 17 में से 10 गए, कितने बचे? 7। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये हम n के साथ वाले को सीधा बोल देंगे। समझ में आ गया आपको? तो डियर, इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया 4th का ए। अब आ जाओ 5th क्वेश्चन पर। देखिए, अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। यहां पर 5th क्वेश्चन में बोला है कि एक ना राइट सर्कुलर कोन है। एक क्या है? राइट सर्कुलर कोन, यानी कि हिंदी में शंकु दे रखा है हमें, कोन दे रखा, ठीक है। और एक हमें दे रखा है स्फीयर, ये हमने बना लिया स्फीयर, SPHER, स्फीयर यानी कि यहाँ पर हमें गोला दे रखा है। ये कह रहे दोनों की रेडियस 5 5 है। देखो, इसकी भी रेडियस 5 है, इसकी भी रेडियस 5 है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम यानी कि आयतन, कितना भर सकते हैं, मतलब दोनों में बराबर भर सकते हैं। हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। हिंदी में शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है। तो अब आप मुझे बताओ, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि आपको हाइट निकालनी है कोन की। तो जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें इसने बोल रखा है दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो आमने सामने लिख देंगे और नीचे नीचे दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। कोन का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्क्वायर का क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अब देखो, दोनों की आर अलग अलग भी हो सकती थी और सेम भी हो सकती थी। यहाँ पर दोनों की आर सेम सेम है, तो मैंने यहाँ पे आर आर ही लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट गया, बीच में प्लस माइनस नहीं होता तो काट सकते हैं, ठीक है। फिर 3 से 3 कट गया। अब यहाँ आर 2 है तो आर 2 बार लिख लिया एच, आर 3 बार है तो 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर काटने तो काट सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर कितना है? 5 × 5 × एच, ठीक है। और ये 4 है तो 4 लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाई में। आर कितना है? 5 × 5 × 5 × 4। आज कितने का? 5 × 5 × 5 × 4। ये 5 5 2 नीचे चला जाएगा, 2 5 कट गए, एच 20 आ गया। ये हम एक नंबर का था, बिल्कुल शॉर्ट में माइंड भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा डीपली समझा दिया। अगर 3 नंबर में आएगा तो कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन नंबर, अगर आपका जैसे रफ वर्क शो नहीं भी हो रहा ना, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने यहाँ से फटाफट किया है तो, ठीक है। बी आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो यूनिट दे रखी होगी वही लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो tan थीटा इज टू हमें दे रखा है 5/2 दे रखा है। इसने बोला ये क्वेश्चन निकालो। देखो 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा, 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से बनाते हैं, फिर इसे थीटा मान लेते हैं और थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं और इस वाले को बेस बोलते हैं। इस तरीके से करते हैं ना। आपको इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा। आप देखो यार, tan थीटा दे रखा है, इसको tan थीटा बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है?
tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। इससे करना जो कर सकते हो लेकिन लंबा पड़ेगा तरीका, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो 4 लिखेंगे, sin थीटा cos थीटा लिखेंगे, तो सबके नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करने पर, ठीक है। इस तरीके से हमने डिवाइड करते हैं। क्या करा मैंने, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ भी cos थीटा लिख दिया, यहाँ भी cos थीटा लिख दिया, मतलब सब जगह cos थीटा अपॉन में लिख दिया। अब sin अपॉन में cos क्या होता है, tan थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, +1 बचा। और 4 का 4, sin अपॉन में cos क्या होता है, tan थीटा। और cos से cos कट गया, -1 बचा। अब देखो tan थीटा इक्वल कितने के 5/2, यानी कि 2.5। इसको डिवाइड कर लो, ढाई होता है ना, 5 का आधा ढाई तो होता है 2.5। यहाँ पुट कर लो, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ से शॉर्टकट किया करो। अब ढाई के 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2.5 का 4 गुना कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। और 2.5 का वही 10 गुना क्या होगा, 4 होगा। तो ये 10 और 11 हो गया, 10 में से 1 गया, 9 आ गया। आगे समझ में कैसे करें, इस तरीके से इसका आंसर जो है ना, छठे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, 11/9, यानी कि ए आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है, 11/9, ठीक है। आ रहा समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखो। अब ये इसी में कर लेते हैं इसको, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। तो इसी में आपको बता देता हूँ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये कह रहे टीपी क्यू 110 है। देखो टीपी क्यू, देखो 1 मिनट लगेगा, बना लेते हैं ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा वो लगे ना, आराम से समझ लेंगे। तो क्योंकि मैं ऐसे पेन चला भी नहीं पाऊंगा, मोबाइल के ऊपर है ना। तो आप देखो इधर, देखो बच्चों, इसने बोला है टीपी क्यू 110 है। टीपी क्यू ये पूरा 110 है। आपको ही पता होना चाहिए कि जो ये है ना, ये लाइन, ये अगर ये सेंटर है तो सेंटर से जो टेंजेंट पर जो लाइन चलती है, ये 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 का। अब ये 90 का, देखो यहाँ पर देखो, ये 90 का, ये है ना। तो ये कितने का बचेगा, आप बताओ। पूरा दे रखा है हमें 110, तो ये हमारे पास 20 का बचा। अब देखो ये रेडियस होती है, ये सर्कल है ना, सर्कल में ये रेडियस है, ऐसे ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है। और आपने पढ़ा होगा एक ट्रायंगल में, अगर आमने सामने की साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। और एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो 180 में से 40 चलेगा, कितने बचे, 140। तो ये हमारा आंसर आ गया 140। हमसे पूछा था इसने पीओ क्यों पूछा था, क्या पूछा था, पीओ क्यों। आगे सामने कैसे करें, एक बार दोबारा समझ लो। देखो यहां पर हमसे पूछा गया पीओ क्यों, पीओ क्यों। तो आप देखो ये चीज 90 की है, हमें पता है 90 है, और ये पूरा हमें 110 देगा, तो ये 20 बचा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। एक ट्रायंगल रोड 180 होता है, तो 20 20 40, और 180 में से 40 के कितने बचे, 140, 140 बचे। तो 140 हमारा सी आंसर आ गया। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 7 में सी लिख देंगे, 140। अब मैं आपको ना 8वां क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। 8वें क्वेश्चन में यह बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो आपको पता लगाना है इनमें से कौन सा है। हिंदी में आपको द्विघाती जो है ना, यहाँ पर बहुपद पता लगाना है, और इसके जीरो होते हैं, यानी कि शून्य दे रखे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले पता होना चाहिए कि द्विघाती, जो यहाँ पर द्विघाती बहुपद है, उसका सूत्र क्या है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें पता है कि हमें एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक अल्फा बीटा चाहिए, तो हम इसको पहले अलग से निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा
मतलब जोड़ के निकाल लेते हैं। अल्फा कितना दे रखा है, पहले वैल्यू को अल्फा बोलेंगे, -5/2 ये रूट में है, ठीक है, ये देखो। और प्लस बीटा कितना है यहाँ पर 5/2 प्लस का है, देखो ये माइनस का और ये प्लस का। अब इसको जोड़ो, देखो ये एक माइनस का और ये एक प्लस का, तो क्या बचेगा 0, तो घट गया। अब अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, -5 इस तरीके से 5/2 रूट में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो माइनस का साइन है नहीं, देखो पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले माइनस नहीं है। तो अब देखो जब दो रूट में होता है मल्टीप्लाई होता है तो वो एक बन जाता है, रूट 5 एक 5 बन गया, रूट 2 1 2 बन गया, तो ये माइनस इसके आगे लगा दिया। आपको ये याद रखना और ध्यान रखना, ठीक है। जब दो होते हैं तो वो एक बच जाता है, ठीक है। देखो अगर रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो मैंने इक्वल टू 0 लगा दिया, बहुत कम बच्चे को पता होता है। जब हम 0 लगा लेते तो ये इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर हम बाद में पोलिनोमियल लगाएंगे। पोलिनोमियल में क्या होता है, इक्वल टू में 0 नहीं लिखा होता, ठीक है। समझ में आ गई आपको। अब देखो देखो वीडियो को ना सारे लाइक करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, और अल्फा बीटा कितना है हमारा -5/2। अब x का स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगी। और प्लस माइनस माइनस का होता है 5/2 इक्वल टू में 0। अब ये इसको पहले हटाओ, 0 को तो हटा दो, ये खत्म पूरा, ये लिखा 5/2। अब इसका एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब इस 2 को उधर ले जाओ, 0 के इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे मैं इतना स्टेप करता नहीं, लेकिन समझा रहा हूं, यहाँ तक आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब आप देखो इनमें से कौन सा आंसर है, आपको इसमें तो कोई भी आंसर नहीं है। आप चेक करो ना, ये यहाँ पर कोई ऐसे रकम जो काटने पर ये लाए, ये देखो 4 से काटो इसे, 4 2 8, 4 5 20, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से दोनों साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। अब पेपर में जैसे आएगा 3 नंबर में आएगा तो आपको थोड़ी पता क्या आंसर लिखना है, तो आप इतने छोड़ के आओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों तरफ, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8x स्क्वायर, 4 5 20, 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, 0 आता है। तो ये हमारा आंसर है, ये आ गया 8x स्क्वायर -20। आगे से पोलिनोमियल 8वें नंबर पे क्लियर हो गया। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वीं का हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 8वीं का आंसर आपका बी, 8x स्क्वायर -20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th वाला। ये कह रहा है कि आपको ना ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, आपको अपर लिमिट पता लगानी मीडियन क्लास पे। आपको अपर लिमिट पता लगानी, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हिंदी में ये बोल रहा है आपको ना उच्च सीमा पता लगानी है माध्यक की। जो माध्यक होता है ना उसके आपको उच्च सीमा पता लगानी है। तो हम उसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें CF निकालना होता है। CF कैसे निकालते हैं, 5 का 5 हिंदी में बोलते हैं संचय बारंबारता, CF ही लिखना है आपको। फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 का 5 लिखे, 5 में 9 जोड़े 14, 14 में 15 जोड़े, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 29, 29 में 10 जोड़ेंगे 39, 39 में 6 जोड़ेंगे 45। देखो हमें इसने बता भी रखा था कि टोटल 45 है। देखो CF में क्या होता है, एक एक करके जोड़ते हैं, और F जो होता है ना, ये F हमें इकट्ठा जोड़ लो, 45 आएगा, ये सेम आना चाहिए। चलो ये तो इसने पूछा नहीं है, इसने सिर्फ इतना पूछा है इसकी अपर लिमिट क्या होगी। तो आपको क्या करना है, n जो 45 है ना, ये लो, बात एक ही है।
कई बच्चे इसके टोटल करने लग जाते हैं CF का, वो मत करना। तो n का आपको आधा कर देना है, 45 का आधा करो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22.5। तो 22.5 किसके अंदर आ रहा है, यहाँ 5 तक गिनती खत्म हो गई, यहाँ 4 तक गिनती खत्म हो गई, 29, क्योंकि देखो 15 16 17 सब इसके अंदर आएंगे। तो ये सामने किस इंटरवल में जा रहा है, इसमें। तो इसमें लोअर लिमिट 20 होती है और अपर लिमिट कितनी है, 30। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही सिंपल था, 30। अपर लिमिट पूछा है, उस सीमा पूछी थी, उच्च सीमा, तो हमने निकाल दी अपर लिमिट। ठीक है, उस सीमा को अपर लिमिट कहते हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है 10th क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कह रहा है O जो है काट रहा है, तो आपको पता लगाना है कि दो कोड हैं, एक AB है और दूसरा CD है। ठीक है, कह रहा है BOC 80 डिग्री का, BOC 80 डिग्री का और OA बराबर OD के, OA बराबर OD के। तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल जो दोनों है, ये दोनों क्या होंगे, इनमें से इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, क्या होंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास, आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, समरूप होंगे या सिमिलर, इक्विलेटरल, समबाहु बोलते 3 साइड बराबर होती है इक्विलेटरल। तो अब मैं इसको आपको फटाफट करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। ये सर्कल है, ठीक है, ये हमें कोड और ये वाली कोड हमें बराबर दे रखी है। इसका नाम है CD, इसका नाम है AB। ठीक है, तो आप एक चीज सीखोगे यहाँ पर। तो इसने बोला है कि BOC जो है 80 का, BOC 80 का। देखो अब खुद सोचो बच्चों, ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इसने बोला है, ध्यान देखो, OA बराबर OD है, OA बराबर OD, ये दोनों साइड बराबर है। मैंने अभी आपको बताया था, एक पुराना क्वेश्चन भी करवाया था। तो जब दो साइड बराबर होते तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये 80 है तो कितना बचा, एक ट्रायंगल की टोटल 180 होती है, 180 में से 80 चलेगा बचे 100, 100 को ये बांट लेंगे 50 50। तो अब इसके एंगल के बारे में बताओ। देखो आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में सर्कल वाले चैप्टर में, कि अगर कोई हम कोड ऐसे डाल देते हैं तो उस कोड से जितने भी सेगमेंट बनते हैं और एंगल बनते हैं, ये देखो ये जो सेगमेंट है ना, पूरा कोड यानी कि जीवा, इस जीवा से जितने भी कोण बनते हैं, जितने भी एंगल बनते हैं, सब बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन डाल दी, ये 50 का तो ये 50 का होगा, अब ये 50 का तो अपने 50 बचे, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। अब देखो एंगल तीनों सेम आ रहे हैं, ए आ रहा है, और जब ए आता है तो उसे सिमिलर कहेंगे, क्या कहेंगे, सिमिलर। और क्योंकि इसमें दो एंगल सेम है तो इसे आइसोसेलेस भी बोलेंगे। तो सिमिलर भी और आइसोसेलेस भी है, समद्विबाहु भी है और समरूप भी है। जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज में बराबर होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो और आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां बी। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इसे खुद सॉल्व कर पाए थे। ठीक है, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, मतलब किसने आंसर सही बताया था कमेंट कर सकता है। फिर है 11 क्वेश्चन। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि जो रूट है ना, रूट, इसके जो रूट निकलेंगे, यानी कि ये चैप्टर नंबर 4 से है ना, तो ये कह रहा है कि इसके जो यहाँ पर मूल निकलेंगे, हिंदी में मूल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे होंगे। क्या वो इरेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे, डिस्टिंक्ट, बिल्कुल दोनों के आंसर अलग अलग निकलेंगे, या वो रियल नहीं होगा, या वो रेशनल होगा, या डिस्टिंक्ट होगा, या रियल एंड इक्वल होगा। तो आओ चेक करते हैं। देखो हमें जो दे रखा है ना, हम इसको डी वाले फॉर्मूले से करेंगे सॉल्व, क्योंकि ये रूट बोला है ना इसने, रूट निकालने के लिए। तो ए कितना है, एक्स के साथ ए हो गया, बी कितना है, एक्स के साथ वाले को बी बोलेंगे, सी क्या है, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो डी कैसे निकाला जाता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 1 का स्क्वायर
4a कितना है हमारा, a है 1, c कितना है माइनस का 1, 1 देखो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, 4 हो गया, तो हमारा d कितने का आएगा 5 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके आगे x, तो फॉर्मूला का तो माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, माइनस b कितना दे रखा है हमारा 1, d कितना है हमारा 5, 2a कितना है हमारा a 1 माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2। अब देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों अलग अलग आंसर आ गए, और क्योंकि रूट में आ रहा है इसलिए इरेशनल कहलाए, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए, इरेशनल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अपरिमेय संख्या है और दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हम जो इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ए नंबर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अपरिमेय है और क्या है ये डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग इसके आंसर है। ठीक है, यूनिक आंसर है मतलब। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे, जो यहाँ पर 12th क्वेश्चन बोला, ये कह रहा है थीटा 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा कितना है, यहाँ पर देगा 30, तो यहाँ रख देंगे 30। अब मुझे बताओ कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, क्या होती है 1/√3। अब हर रकम में 2 रूट होते, तो इस 3 को खोल लो, √3 मल्टीप्लाई √3, मैंने अभी आपको बताया था √2 मल्टीप्लाई √2 क्या बनता है 2, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या बनेगा 3, √5 मल्टीप्लाई √5 क्या बनेगा 5, दो रूट मिलकर ना एक रकम बन जाती है। तो ये 3 को हमने खोल लिया, एक लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे √3 है, √3 से √3 कट गया तो √3 आंसर आएगा। ठीक है, तो चेक कर लो कौन सा आंसर है हमारा। अब देखो इन्होंने इसको काटा ही नहीं है, इन्होंने सिंपल ऐसे रख दिया 3/√3, मतलब इन्होंने 3 1 जा 3 और √3 इतना ही छोड़ दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो बी का आंसर क्या आएगा सी। समझ में आ गया, मैंने आगे का बता दिया, मुझे लगा कि पूरा आगे डीपली होगा, ऑप्शन के चेक करना है, ऑप्शन जो होगा वो अपने आप पता लग जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि आप आंसर खुद सॉल्व करते हो, फिर अपने आप ऑप्शन देख लो कौन सा ठीक है। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब आ जाओ 13 क्वेश्चन पे, तो ये क्या है 13 क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर ना उसका वॉल्यूम 396/7 दे रखा है। हिंदी में कह रहा है जो अर्धगोल है ना, अर्धगोला, उसका आयतन 396/7 दे रखा है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अर्धगोले का ना आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, मेरी बात सुनो, जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें वॉल्यूम दे रखा है ना हेमिस्फीयर का, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लिखेंगे, वैसे एग्जाम में आपको सर आंसर ही आंसर करने, रफ में करेंगे आप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सिंपल लिख लेते हैं, शॉर्ट में 396/7, हिंदी में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब आप बताओ कितना देगा, 396/7 इक्वल टू में क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा करो फॉर्मूला नीचे लिख लेते हैं, इतना फिर वहां जगह नहीं बचेगी, यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इस सबको उठा के उधर ले जाओ, पहले सॉल्व लिख लो। 2/3 पाई के लिए कितने होते 22/7, आर का आर आ गया 396/7। ठीक है, तो आर की क्यूब इक्वल टू 396/7, इन सबको उठा के उधर ले जाओ, 3 ऊपर चलेगा 2 नीचे आ गया, 7 ऊपर 22 नीचे, इस तरीके से कर दिया। 2/3 है ना तो 3/2 हो गया, 22/7 से 7/22 हो गया।
अब 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, एक इसे दे देंगे, 2 9 जा 18, एक इसे 2 8 जा 16। अब देखो किससे कटेगा, 11 से काट दो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 8 जा 18, 8, फिर 2 से काटो, 2 9 जा 18, फिर 22 से भी कर सकता था। अब आर क्यूब इजिकल टू कितना है, 9 है ना, हमारे पास 9 बचा और 3 बचा, तो इसको ऐसे लिख लो, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई में 3। मैंने ऐसे क्यों करा, क्यूब जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। आप 27 का भी कर सकते हो। तो 3 में से एक बार आ गया, हमें आर पता लग गया। क्या पता लग गया, आर। देखो 3 में से एक बार आ गया। जब हमें आर पता लग गया तो अब हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा है कि सॉलिड का हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल सरफेस एरिया है बताओ क्या फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो हेमिस्फीयर है ना, इसका आपको टोटल का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो अगर सी एस होता तो इतना लेते, क्योंकि टोटल बोला तो ऊपर से बंद कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर करेंगे 3। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर कितना है, आर 3 × 3, 2 बार का लिखा, पावर 2 दे रखी है। ठीक है, तो 3 3 3 और 22 इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो 22 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 7। अब 22 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 7 से करेंगे तो यहाँ 4 ऊपर बचा, तो 22 44 और 44 और 5 59, 594 अपॉन में 7। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा आंसर देगा, 594 अपॉन 7 ये। ठीक है, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 22 को ऐसे करके, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 15। ठीक है, और फिर 2 2 4, 2 2 4 4 9 5। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 594 अपॉन में 7 आ गया। तो कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 13। 13 का कौन सा है, बी, 594 अपॉन में 7। ठीक है, फिर आ जाओ 14 क्वेश्चन पे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि ना एक बैग है, उसमें 24 बॉल्स है, 4 ब्लू बॉल है, 11 ग्रीन है और बाकी व्हाइट है। तो एक बॉल निकाली गई है, आपको प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हिंदी में बोल रहा है कि एक ना थैला है, उसमें 4 जो है ना वो ब्लू बॉल है, नीली बॉल है। तो टोटल कितनी बॉल है, यहाँ पे 24 बॉल टोटल है, 24 है टोटल। ठीक है, तो 4 नीली है, 4 कितनी है, ब्लू, 11 ग्रीन है, 11 कितनी है, ग्रीन। कह रहा बाकी व्हाइट है, तो व्हाइट कितनी बची, अगर टोटल 24 है, मतलब आप किसी को 24 में बांट रहे हो, आपने एक को 4 पे दे दिए, एक को 11 पे दे दिए, तो आप तीसरे को कितने दोगे, आप बाकी बचे पैसे दे रहे हो, रेस्ट पैसे दे रहे हो, लिखा है रेस्ट मतलब बाकी बचे। तो 15 घटो कितने बचे, 9 बचे, तो आप 9 दे रहे हो, क्या दे रहे हो, 9। अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी निकालो व्हाइट कलर की। तो व्हाइट कलर की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, तो व्हाइट कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी, व्हाइट कितनी है, 9, और नीचे हमेशा टोटल आता है। अब कैंसिल करो, किससे कटा, 3 3 से 9, 3 8 24, तो 3/8 आंसर आ गया। तो ये तो आसान था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो हमारा 14 का बी। आपको कैसा लगा और क्या आप खुद कर पाए थे, कमेंट करके बता सकते हैं। तो कितना आंसर आ गया इसका, 3/8। ठीक है, हमने 14 तक कर लिया। अब आ जाओ 15 पे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। देखो ये कह रहा है एक्स एक्सिस के सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो एक्स वाला ही एक्स पॉइंट के सबसे पास में होगा। तो -4 ये वाला ले लेंगे। ठीक है, अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी तो है
x की वैल्यू -5,0, यहाँ पर भी x की वैल्यू दे रखी है, तो यही सबसे पास में क्यों होगा, ये सबसे पास में क्यों होगा। देखो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे ना, तो 1 2 3 4 -4, ये x एक्सिस है, तो ये इसी पे सबसे पास में होगा। और अगर हमें यहाँ पर -5 जाना पड़ेगा तो थोड़ा और दूर हो गया वो, ठीक है। और 41 लेंगे तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, तो अगर इसके दो पार्ट भी करेंगे तो 6 से थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब 5 से भी बड़ा हो गया। और प्लस का तो क्या हुआ, इसमें प्लस माइनस नहीं देखा जाता, ठीक है। एक्सेस का नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, इसका आंसर क्या होगा, पी, ठीक है। आंसर क्या है इसका, तो ये हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। आप एग्जाम में नेक्स्ट पेज पर करेंगे आंसर, बाकी जैसे अगर आप ऐसे एग्जाम में करके आएंगे ना, तो आप नेक्स्ट पेज पे लिखना, मैं इसी पेज पर लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या गया हमारा, पी -4, ठीक है। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। ये कह रहे हैं जो बिल्कुल बीच की वैल्यू है ना, वो कौन बताता है, मीडियन, मीन, रेंज या मोड। माध्यिका बताती है, ये माध्यक, मीन यानी कि माध्य, रेंज यानी कि परास, मोड यानी कि बहुलक। तो मैं आपको बता दूं, मीडियन जो होती है वो मिडिल वैल्यू को बताती है, बिल्कुल बीच की वैल्यू को कौन बताती है, मीडियन। तो इसमें तो हमें ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं था, तो 16 का आंसर है हमारा ए, मीडियन यानी कि हिंदी में माध्यक। अब 17 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस जो है ना, एक्सिस, उस पॉइंट का नाम एक्सिस है, वो क्या करता है, इन दोनों को इस रेशियो में डिवाइड कर देता है, 1:2 में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको पता लगाना है उस एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। देखो एक्स एक्सिस बोले तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये तो हो नहीं सकता, इन तीनों में से कोई एक है। अब वो कौन सा होगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमने ए लिखा, ए कितना है 2 माइनस का 3, बी कितना है 5,6, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, पी मान लेते हैं, इसका मतलब है x,0, और ये m1 होगा, ये m2 हो गया। हमें दोनों दे रखे हैं, ये देखो m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2, तो ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर x निकालना है, क्योंकि हमें एक्सिस बोला है तो y तो 0 होगा, x निकाला तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, x2 कितना है 5, m2 कितना है 2, x1 कितना है 2, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, फॉर्मूले में पुट करना है बस, ठीक है। 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, 2 और 1 3, x इक्वल टू कितना, 9/3 कितना आ गया 3 आ गया। तो कौन सा इसमें आंसर है, जिसमें 3 लिखा हो, ये था सी, ठीक है। तो हमारा 17 का जो आंसर है वो क्या आ गया, 3,0। फिर उसके बाद 18 क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है एक ना कार्ड है जो प्लेइंग कार्ड है ना, उसमें से निकाला जाता है। एक प्रोबेबिलिटी निकालो कि लाल फेस कार्ड निकाला गया होगा,